अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वाकई जिन्होंने मुझे भेजी है उन्होंने हिम्मत की, अपनी स्टोरी काफ़ी टाइम लगा दिया उन्होंने सोचने में। ये सच है कि जब इंसान इस तरह का माजी गुजार चुका हो लेकिन उसको एक हॉरर स्टोरी सुनानी पड़ जाए जिसमें उसके साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया हो जो बहुत ही खौफनाक हो, लेकिन उसका माजी कुछ ऐसा होता है जिसको सोचते हुए उसे भी शर्मिंदगी महसूस होती है। तो आज की कहानी कुछ ऐसी ही है कि किसी ने अपनी माजी के झरोंकों में झांक के देखा है और इस स्टोरी को निकाल के आप सबके लिए मुझे पेश कर दिया कि आप सुना दीजिए इसको। तो मैं उन्हीं की रिक्वेस्ट पे उनके लिए दुआ गो भी हूँ और आप सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनके लिए दुआ भी कीजिएगा कि अल्लाह ताला जिस तरह वो अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह ताला से मांगते हैं, आप भी उनके लिए ज़रूर कहानी के एंड पे दुआ मांगिएगा कि अल्लाह ताला उनके जितने भी गुनाह हैं माफ़ फरमाए। आमीन। उन्हें कहा जी मेरा शहर मेरा नाम सब गुमनाम कर दीजिए। एक गुमनाम शख्स की कहानी। उनका मैं नाम रखते हुए बहुत दफ़ा सोचा तो मुझे लगा कि ये गुमनाम ज़्यादा ही अच्छा नाम है, तो इनका मैंने फ़र्ज़ी नाम जो रखने जा रहा हूँ आज की कहानी में वो गुमनाम है। जिसका कोई नाम नहीं होता उसको गुमनाम कहते हैं, गुमा हुआ नाम। गुमनाम जब पैदा हुआ तो एक ऐसे घर में उसने आंख खोली, वहाँ पे गुर्बत तो नहीं थी लेकिन अमारत भी नहीं झलकती थी। खाने पीने पहनने को वो सब कुछ मौजूद था जिसकी इंसान को ख्वाहिश होती है। लेकिन जिस घर के अंदर इस बच्चे ने आंख खोली थी तो दोनों माँ बाप भी हैरान थे कि अल्लाह ताला ने उनको एक हसीनो जमील बेटा अता कर दिया था। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ऐसे घर जो कुछ ज़्यादा अमीर नहीं होते, बस अल्लाह ताला ने पर्दा रखा होता है कि खाने पीने को हाथ नहीं फैलाना पड़ता, गुज़र बसर अच्छी हो जाती है। तो ऐसे गुज़र बसर वाले घर में एक ऐसे बच्चे का पैदा होना जिसको देख के सारे एक दफ़ा चौंक जाएं, राह गुज़रते हुए मुड़ के देखें कि माशाल्लाह कितना खूबसूरत बच्चा है, इतना गोरा रंग, इतनी बड़ी बड़ी आंखें, इतने प्यारे चेहरे के नक्श और ऐसे खूबसूरत गोल्डन कलर के बाल। ये तो किसी अंग्रेज का बच्चा लगता था। हमारे यहाँ जब कोई बहुत खूबसूरत बच्चा होता है, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश इस तरह के जितने भी ममालिक है, वहाँ पे जब बच्चा बहुत हसीन और जमील होता है तो उसको कहा जाता है बिल्कुल अंग्रेज लगता है, बिल्कुल जैसे कोई गोरा हो। तो ये गुमनाम भी इतना हसीन और जमील और गोरा पैदा हुआ कि जब थोड़ा सा वो बड़ा हुआ तो उसको खुद भी एहसास हो गया कि रब ने उसको बहुत ज़्यादा हसीन और जमील बनाया है। जब वो स्कूल जाना शुरू हुआ तो हर टीचर, गली के लोग, मोहल्ले के लोग रुक रुक के उसको खूबसूरती की वजह से प्यार करते और उसको बहुत ज़्यादा लाइक करते। तब बचपन से ही एक बात उसके दिमाग में बैठ गई थी, वो बहुत हसीन व जमील है, इतना हसीन व जमील कि कोई भी रुक के उसको देखने को, प्यार करने को मजबूर हो जाता है। और जब वो जवान हुआ तो अपनी उस बेइंतहा खूबसूरती से उसने फ़ायदा भी उठाना शुरू कर दिया। कोई भी लड़की जब एक झलक उसको देख लेती तो वो रुक ज़रूर जाती थी। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी ने अचानक से उसको देखा हो और उसके बाद दोबारा उसको ना देखा हो। जो भी उसको एक दफ़ा देखती, दूसरी बार इस अंदाज में देखती जैसे उसको पहली ही निगाह में मोहब्बत हो गई हो। लेकिन ये जो हसीनो जमील जिसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे, उसका किरदार उतना ही बदसूरत होने लगा। वो अपनी इस खूबसूरती से इस तरह फ़ायदा उठाने लगा कि लड़कियों को इस्तेमाल करने लगा, लड़कियों को अपने हुस्न का जाल फेंक के। जब वो लड़कियां उसको देखती, उस पर आशिक हो जाती तो वो उनको बुला लेता और उन लड़कियों के साथ वो बुरा अमल करता
कि लड़कियां उसके हुस्न के आगे मजबूर होके उसके साथ रात बसर कर लेती, और वो ऐसा हवस का भेड़िया बनता गया कि अब लड़कियों को अपने इस तरह सिर्फ जाल में फंसाता, उनको इस्तेमाल करता और फेंक देता। जहां उसको लड़की को यह भी कहना पड़ता, हाँ हाँ मैं तुमसे शादी करूंगा, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारा ही हूं। और जब लड़की डर रही होती और वो उसको यकीन दिला देता कि मैंने तुमसे शादी करनी है इसलिए तुम्हारा जिस्म तुमसे मांग रहा हूं, तो वो इस यकीन दहानी पे कि हाँ कि मुझसे शादी तो करेगा, वो अपना आप उसके हवाले कर देती, वो उसके जिस्म को नोचता घसीटता और साथ ही उसको छोड़ देता। कॉलेज में पढ़ चुका, कॉलेज में भी ये काम उसका जारी रहा। कॉलेज में भी खूबसूरती की वजह से हर नज़र उसको देखती, और वहाँ पे भी जहाँ जहाँ उसका दिल किया हर उस लड़की के साथ उसने जाल फेंका मोहब्बत का, और उसको शादी का कह के लारा दे के उसके जिस्म से खेलने के बाद उसको छोड़ दिया। तालीम मुकम्मल हुई। अब बाप ने फैसला किया कि नौकरी तो मिलनी ही नहीं, मैं तुम्हें एक जर्नल स्टोर लगा के देता हूँ बेटा, उसी पे बैठो और कमाओ। यूं एक गली के अंदर ही एक बड़ा सा जर्नल स्टोर बाप ने लगा कर दे दिया। बाप की जितनी ताकत इस्तात थी, जितने उस बेचारे के पास पैसे थे, उतने का उसने एक जर्नल स्टोर ऐसा जिसके अंदर घर के किचन की तमाम चीज़ें मौजूद होती थी उसको लगा के दे दिया। लेकिन गुमनाम की तो ख्वाहिशें और थीं। वो तो शहजादा था, अपने आप को हीरो समझता था। उसकी ये तो ख्वाहिश नहीं थी कि एक जनरल स्टोर पे बैठना और काम करना। उसने तो बड़ी बड़ी ख्वाहिशात सोच रखी थी। सुबह वो उठता, नाश्ता करता और आके स्टोर पे बैठ जाता। सारा दिन स्टोर पे कभी किसी को चीनी दे, किसी को साबुन पकड़ा, किसी को आटा तोल कर दे रहा है, किसी को कुछ दे रहा है, किसी को घर का कुछ सामान बेच रहा है। लेकिन ये उसका मिजाज ही नहीं था। बाप के खौफ की वजह से शुरू में तो उसने जनरल स्टोर पे बैठना गवारा कर लिया, लेकिन उस जनरल स्टोर पे उसने ये किया कि चीज़ें बेचता गया, पैसे खाता गया। चीज़ें बेचता गया और जो पैसे खा रहा था, कुछ दोस्त भी ऐसे बना लिए थे जिनके पास जाके बैठता और वो इकट्ठे अयाशियां करते, खाते पीते। जिन लोगों को उसने दोस्त बनाया था वो अच्छे लड़के नहीं थे, बदकिरदार थे। लेकिन जब रोज अयाशियां करते, रोज बैठ के खाने खाते, लड़कियों को छेड़ते, आवारा गर्दी करते रात के टाइम पे, और वो लेट घर पहुंचता तो सुबह उसकी आंख देर से खुलती। बाप की डांट डपट पे जनरल स्टोर पे तो चला जाता, लेकिन वहां पे भी सिलसिला होता, जल्दी से सामान बेचूं, पैसे जेब में डालूं और दोस्तों के पास पहुंचूं। यूं आहिस्ता आहिस्ता जनरल स्टोर तो बिल्कुल खाली हो गया, लेकिन हाँ, दोस्तों से उसकी यारी और मजबूत हो गई। ऐसे दोस्तों से जो उसी की तरह इंतहा के बदकिरदार थे। कौन सी बुराई थी जो उनके अंदर नहीं थी? बाप की वो जली कटी सुन लेता। बाप जितना भी उसको कहता, बुरा भला कहता, उस पर हाथ भी उठाता, उसको कोई परवाह ना होती। और यूं जब जनरल स्टोर भी खाली हो गया, सामान कुछ भी नहीं था, तो बाप की अब मजीद ताकत हिम्मत नहीं थी कि उसमें सामान डाल के देता। बाप सर पकड़ के बैठ गया। तो उसने बाप से कहा, आप परेशान मत हो, मैं कमा के लाऊंगा, मैं आपको पैसा दूंगा। बाप नहीं जानता था बेटा कहां से बोल रहा है, क्या बोल रहा है, लेकिन ऐसा ही हुआ कि घर में पैसे आने लगे। बाप पूछता कहां से आ रहे हैं, तो कहता मजदूरी करता हूं, नौकरी ढूंढता हूं। मुस्तकिल नौकरी नहीं मिल रही, लेकिन जहां कहीं 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, हफ्ते के लिए काम मिलता है, कर लेता हूं। आपको तो दे रहा हूं ना, आपको किस चीज की टेंशन है? लेकिन बाप बेचारा नहीं जानता था वो उन आवारा लड़कों के साथ ऐसा करता कि राह चलती खवातीन जहां नजर आती कि इर्द गिर्द मर्द नहीं है, तो उनका पर्स छीन कर भाग जाते। ये 4 दोस्त थे, और उस पर्स में से जितनी भी रकम निकलती, पहले रात के खाने के लिए से उसमें से रकम निकाल लेते और बाकी रकम आपस में बांट लेते। कितना आसान काम था। सारा दिन सोए रहना, रात के टाइम निकलना और शाम के टाइम निकलना। जहां कहीं औरत नजर आई, कोई मर्द नजर आया, जोर जबरदस्ती करके उनकी जेब से पर्स निकलवा लेते, औरत का पर्स छीन लेते, और यूं चारों को पैसे भी मिल जाते और रात को अयाशी के लिए खाना भी वो किसी अच्छे होटल में बैठ के जबरदस्त किस्म का खाना खाते।
जब इंसान को ऐसी लत पड़ जाए चोरी चकारी की, डकैती की, लोगों से वारदात करने की, तो वो घर का सिलसिला तो चला रहा होता है, लेकिन ये एक ऐसी हवस है जो बढ़ती जाती है, ख़त्म नहीं होती। और इन दोस्तों ने भी फैसला किया कि यार ये कौन सा काम है जिसमें से थोड़े से पैसे आते हैं जो हम घर वालों को भी दे देते हैं, खाना खा लेते हैं, कुछ बड़ा करो। अब बड़े के लिए उनको सीखना था ऐसी वारदात करना जिसमें वो ताला आराम से खोल लें, किसी किस्म का भी वो ताला हो तो ताला खोलना भी जानते हों, और उस घर के अंदर घुसें और जितना भी सामान हो वो निकाल लें। और ऐसा ही हुआ। गुमनाम ही इन चारों दोस्तों में ऐसा था जिसने ताला खोलना सीखा। ये उन दोस्तों ने ड्यूटी लगाई, गुमनाम तुम ताला खोलना सीख लो। और ये गुमनाम ने बेहतरीन एक चोर कहलाया दोस्तों की नज़र में, जो एक ही मिनट के अंदर झटके से ताला खोल लेता था। उसके पास हर वक्त मास्टर की होती, ताला खोलता और वो लोग अंदर दाखिल हो जाते। खामोशी के साथ उस भरे घर को जो बंद पड़ा होता, जिसके मालिक मकान कहीं गए होते, खाली करते, सामान उठाते, बेचने वाली चीज़ें बेच लेते और पूरी कोशिश करते वहाँ से उनके हाथ जेवरात और कैश लग जाएं। जेवरात और कैश अगर मिल जाते तो उनके काफ़ी महीने आराम से गुजर जाते। यूँ पहली दफ़ा भी ऐसा ही हुआ। एक ऐसे घर का एक दोस्त जिसकी मुस्तकिल ड्यूटी होती थी, उसका काम ही यही होता था, वो गलियों में फिरता था इस अंदाज में जैसे किसी दोस्त से मिलने जा रहा है, उसको किसी पे शक भी ना हो, शक्ल से भी बहुत मासूम नज़र आता था, छोटी छोटी उसने दाढ़ी रखी हुई थी ताकि कोई उस पर शक भी ना करे, और आते जाते को अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम इस अंदाज में सलाम करता जैसे वो बहुत ही नेक हो। लेकिन उसका असल मिशन होता था घरों को ताड़ना, ऐसे घरों के बाहर रैकी करना जिस घर को ताला पड़ा हो, लेकिन शक्ल देख के अंदाज़ा होता हो काफ़ी अरसे से बंद नहीं है। इस घर के मालिक एक दिन, 2 दिन, हफ्ता, महीने के लिए कहीं बाहर गए हैं। और जब कोई ऐसा घर मिल जाता तो वो दोस्तों को बताता घर मैं ढूंढ लाया हूँ। तभी पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि एक मोहल्ले के अंदर ही घर था जो उसने बताया था कि उसके जो घर वाले हैं, मैंने पता भी कर लिया है मोहल्लों वालों से, वो 1 हफ्ते के लिए कहीं बाहर गए हैं। क्या इरादा है? उन्होंने कहा चलो। और रात का वो इंतज़ार करने लगे। जब गली बिल्कुल सुनसान हो गई, यहाँ तक कि उस गली के आवारा कुत्ते भी इधर उधर हो गए, तो वो चारों दोस्त उस घर के बाहर पहुँचे। पहली एक बड़ी वारदात थी जो वो करने जा रहे थे। धड़कते दिल के साथ, डरे हुए भी थे। इससे पहले छोटी मोटी चोरी चकारी की थी, आज एक बड़ा काम करने जा रहे थे। गुमनाम ने अपने महारत दिखाते फौरन से ताला खोल दिया और वो खामोशी के साथ दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए। इस मोहल्ले में इतनी चोरी चकारियां नहीं होती थी, तभी इस घर के जो मालकान थे घर को महफूज समझते हुए आराम से रिलैक्स होकर चले गए थे। तभी उनके हाथ उस घर के अंदर जेवरात भी लगे और पैसे भी मिले। पहली दफ़ा ही इतना जेवर और पैसा उनके हाथ आया कि वो परेशान हो गए। उन्हीं में से जो एक दोस्त था, उसकी ड्यूटी थी इन जेवरात को बेचना, क्योंकि ज्वेलर्स उसके कुछ जानने वाले थे। उसके पहले से कनेक्शन भी थे ऐसे लोगों से जो इस तरह का चोरी किया हुआ सामान खरीद लेते थे। उन्होंने वो जेवरात बेचे तो फिर पहले पैसे तो हाथ आ ही गए थे, इन जेवरात के पैसे भी जब उनके हाथ आए तो वो हैरान रह गए कि ये तो ज़बरदस्त काम है। और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया। उन चारों दोस्तों ने फैसला किया कि हमें सिर्फ जेवरात नहीं उठाने, जो भी हाथ लगे उठा लेना है। उसके बाद कोई भी कीमती चीज़ नज़र आती, वो कपड़ा अपने साथ लेके जाते, उस कपड़े में वो कीमती चीज़ भी बांध के ले आते, उसको भी बेचते, ज्वेलरी मिलती, जेवरात मिलते, वो भी बेचते और पैसा भी उठा लाते। और अब सिलसिला बाकायदा शुरू हो गया था वारदातों का। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि एक घर के अंदर इतनी बड़ी चोरी हो जाए और उसके बाद खामोशी रहे? यकीनन सी बात है, बात पुलिस तक पहुंचती थी और एक वावेला मच जाता था। लेकिन ये दोस्त फौरन कुछ दिनों के लिए मिलना भी छोड़ देते और इधर उधर गायब हो जाते। बाप पूछता कहाँ थे तो बाप को बताता कहा तो है, हफ्ते हफ्ते के लिए रात सारी मुझे एक ऐसी नौकरी फैक्ट्री में करनी पड़ती है कि जिसकी वजह से मुशक्क़त करनी पड़ती है, आपके लिए पैसे कमा के लाता हूँ। वो कुछ पैसे घर वालों को दे देता था, बाकी अपने महफूज कर लेता था। घर वाले इस बात पे खुश थे कि चलो रात को जाता है, कमा के तो लाता है, कहीं नौकरी करके लाता है, सोता नहीं है। माँ उसके वारे न्यारे होती, मेरे बेटे की नींद पता नहीं पूरी होती है नहीं। बाप कहता दिन सारा सोया पड़ा रहता है, कहाँ से इसकी नींद पूरी नहीं होती। लेकिन बेटा अब कमा रहा था। वक्त इसी तरह गुजरता रहा।
अब मज़ा इतना आया था कि अभी तक वो पकड़े नहीं गए थे, अभी तक किसी को उस पर शक भी नहीं हुआ था। बहुत ही एक्सपर्ट हो गए थे, हर कोई अपने अपने काम का माहिर था। एक ढूंढ के लाता, एक ताला खोलता, एक बेचता और दूसरा हर फन मौला था। जो भी जहां फंसता, सबसे ज़हीन जो चौथा था वो उनको मशवरे देता। ये सिलसिला चलता रहा। अब क्या हुआ, अब वो बड़े बड़े घरों तक भी पहुंच गए, जो बड़े बड़े बंगले थे। ये गलियों में पहले वारदातें कर रहे थे, अब वारदातों का सिलसिला इस तरह बढ़ा कि बड़ी बड़ी जो कोठियां थीं वहां तक पहुंचने लगे, क्योंकि अब पैसा इतना आ गया था कि सवारी भी खरीद ली गई थी। 2 मोटरसाइकिल भी अब इनके पास आ गए थे। ये 4 दोस्त थे, 2-2 मोटरसाइकिलों पर बैठ जाते और बाकायदा बड़ी बड़ी कोठियों में घूमते, और जिस कोठी का उनको अंदाज़ा हो जाता उस कोठी के अंदर ये वारदात करते। लेकिन अब वो जो चौथा उनका सबसे होशियार दोस्त था, 3 तो वो थे जिनके जिम्मे काम था, एक ताला खोलता जो गुमनाम था, दूसरा रैकी करके लाता, तीसरा ज्वेलरी चीज़ें कीमती बेच के लाता, चौथा वो था जो सबको मशवरे देता था। उसने मशवरा दिया कि अब हम बड़ी कोठी में वारदात करने जा रहे हैं। अब जब ये वारदात मुकम्मल हो जाएगी, हिस्सा जैसे ही सबको उनका मिल जाएगा तो कुछ दिनों के लिए आप सब रपोश हो जाओगे। कहाँ? दूसरे शहरों में, और शहरों का इंतखाब भी वो करता, वो चौथा शख्स। गुमनाम, तुम फलां शहर में जाओगे, फलां तुम उस शहर में जाओगे, तुम उस शहर में, और मैं उस शहर में जाऊंगा, और इतने दिन हम वहां पे रहेंगे, फलां डेट को हम वहां से वापस आएंगे और इस जगह पर आकर मिलेंगे। वो पूरा प्लान तरतीब देता, वारदात से पहले भी और वारदात के बाद भी, और ऐसा ही हुआ। उस बंगले पे भी उन्होंने उसी पूरे प्लान की तरह जो उनके उस दोस्त ने प्लान किया था वारदात की, और बहुत माल उनके हाथ लगा। माल बराबर जब तकसीम कर दिया गया, क्योंकि अब कुछ दिन रपोश होना उनको था, क्योंकि जब से वो चोरियां कर रहे थे वो मुख्तलिफ इलाकों में जाके कर रहे थे, तो बात पुलिस तक भी पहुंचती थी, तो इसलिए वो रपोश हो जाते थे। और अब भी एक ये बड़ी चोरी थी जो उन्होंने किए थे, वो रपोश होने जा रहे थे। और रपोश उसी मंसूबे के तहत जो उस चौथे दोस्त ने बनाया था, जिस जिस गांव, जिस जिस शहर का उनको कहा गया था, वो वहां पे रवाना हो गए। सबको उनका हिस्सा मिल चुका था। गुमनाम जिस शहर के अंदर भेजा गया, ये शहर कम एक छोटा सा गांव था, ऐसा गांव जो बहुत ही पुराना था। जब उस गांव के अंदर दाखिल हुआ तो उसने कहा, ओहो यार, इसने मुझे कहां भेज दिया है। इतना पुराने गांव के अंदर, जब उस गांव के अंदर दिन की रोशनी में उतर रहा था तो मकानों को देख के ही अंदाजा हो रहा था कि अभी तक नए घर नहीं बने। जितने भी घर हैं बहुत ही ज्यादा पुराने बने हुए हैं। ये शहर कम एक कस्बा ज्यादा लग रहा था। ढूंढते ढूंढते एक होटल तक पहुंचा जिसकी इमारत के बाहर बड़ा बड़ा लिखा हुआ था 1925। ये बिल्डिंग 1925 में तामीर की गई थी। तभी उसने कहा इतनी पुरानी और बोसीदा है। और पता करने पे उसको मालूम हुआ कि शुक्र अदा करो, यही एक वाहिद अकलौती बिल्डिंग है जो कमरे किराए पर देती है। यहां प्रॉपर कोई होटल नहीं था। जब उस मालिक से मिला जो उस इमारत का मालिक था, तो वो धोती में एक बड़े से पेट वाला शख्स था। वो उसके पास पहुंचा। वो खूबसूरत नौजवान को देखकर परेशान हो गया और कहा, हाँ नौजवान, किस काम से आए हो? तो उसने कहा, मुझे कमरा चाहिए। उसने फिर से एक दफ़ा पाँव से सर तक देखा और कहा, तुम्हें कमरे की क्यों ज़रूरत? तो वो क्योंकि पूरा बाकायदा प्लान बनाया जाता था और एक एक चीज़ वो जो दोस्त था सर्च करता था, तो उसने इसको बताया था कि फ़लाँ शहर जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ पे एक फ़लाँ दरबार भी है। तो उसने कहा, मैं वो जो एक मज़ार सा बना हुआ है वहाँ मन्नत मान के आया हूँ। मुझे एक बीमारी है और मैं अपने इलाज के लिए वहाँ मन्नत मांगने आया हूँ। जब तक मैं ठीक नहीं होता मैं इस कमरे में रहूँगा, ये मेरी मन्नत है। और रोज़ वहाँ पे इबादत के लिए जाऊँगा, दुआ के लिए जाऊँगा, शायद उनके वसीले से मेरी बीमारी ठीक हो जाए। ऐसी कहानी घड़ी कि उस इमारत के मालिक को यकीन आ गया और उसने दुआएं भी दी और कहा, खुदा तुम्हें सेहत याब करे, तो बेटा तुम रह सकते हो। यूं उसने वो कमरा किराए पे ले लिया। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो छोटे छोटे कई कमरे बने हुए थे, क्योंकि ये इस कस्बे का अकलौता होटल तो नहीं, एक ऐसी इमारत थी जो कमरों से भरी हुई थी, जिसके अंदर चारपाइयाँ पड़ी हुई थी, कोई बेड नहीं लगे हुए थे।
और एक ऐसा कस्बा था जहाँ पे इतना ज़्यादा टीवी वगैरह भी नहीं थे, क्योंकि काफ़ी पुरानी कहानी है। जिस शहर से आया था वहाँ पे तो टीवी था, लेकिन यहाँ पे बहुत कम लोगों के पास टीवी था, कोई सिनेमा भी नहीं था, होटल प्रॉपर नहीं था, ये एक सराय था जहाँ पे चारपाइयों के साथ कमरे थे। ह्यूमो जिस कमरे में दाखिल हुआ, एक चारपाई उसके ऊपर बिस्तर फोल्ड होकर रखा हुआ था। उसको अंदाज़ा हो गया यहीं अब कुछ दिन तक उसको रहना है, जब तक वो तारीख नहीं आती जिस तारीख को वापस पहुंचना है शहर और सब ने इकट्ठे होना है। बड़ी मुश्किल से उसने रात वहाँ पे गुजारी, क्योंकि उसको अंदाज़ा हुआ बहुत ही बोसीदा, बहुत ही पुराना होटल था ये। लेकिन जब सुबह उठा उसने देखा कि इस कमरों के अंदर कई खानदान आबाद हैं, वो अकेला नहीं रह रहा, जितने भी कमरे हैं सब कमरों के अंदर खानदान हैं जो रह रहे हैं, आना जाना भी लोगों का लगा हुआ है। लेकिन जब रात होती तो मालिक मकान अपनी चारपाई तकरीबन ऐन उसके दरवाजे के सामने डाल देता। उस शहरी बाबू को, जो बहुत ही हसीन और जमील था, उसने अपने लिहाज से मालिक मकान ने, उस बिल्डिंग के मालिक ने बेहतरीन कमरा दिया था, क्योंकि वो उसी के सामने खुद भी सोता था। वो बेहतरीन कमरे के सामने सोता था। वो बेहतरीन इसलिए था कि वो हवादार कमरा था, रोशन और हवादार कमरा, तभी उसके सामने मालिक भी सोता था, वहां पे हवा आती थी। अब गुमनाम उस कमरे में वक्त तो गुजारता, लेकिन उसके लिए मुश्किल ये था, डेट काफ़ी आगे थी और इस कस्बे का वो चक्कर लगा चुका था। बहुत ही पुराने जहन के लोग थे, बहुत ही पुराने पुराने घर थे। कोई सिनेमा नहीं था जहां पे वो रोज जाके वक्त गुजारी के लिए मूवी ही देख लेता। जब टीवी ही नहीं था तो वो कैसे वक्त गुजारता, उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। खास तलकीन करके भेजा जाता था कि आपने लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं है, दो लोगों से दूर ही रहना है। तो वो लोगों से दूर ही रहता था, ज़्यादा मिलता जुलता भी नहीं था कि लोगों की नज़रों में ना आ जाए। मालिक को दिखाने के लिए वो ज़रूर निकल जाता था, ताकि मालिक को यकीन आ जाए हाँ वो दरबार पे जाता है। और वो दरबार को एक दफ़ा देख भी आया था, पूरा जायज़ा ले आया था कि अगर कोई उसका इंटरव्यू कर ही ले कि हाँ बेटा दरबार पे गए थे, तो वो बता सके हाँ मैं गया था, ऐसा दरबार है। वो सब कुछ उसके बारे में जान चुका था। लेकिन वक्त बहुत मुश्किल से गुजरता था। ऊपर से वो इमारत, ऐसी इमारत जिस होटल नुमा इमारत के अंदर वो दाखिल होता, उसके जीने तक लकड़ियों के बने हुए थे, पुराने लकड़ियों के। जब उन पे कदम रखता तो चा 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 चर चराते वो जीने, तख्ते जो थे फट्टे से थे, उस सीढ़ी के जो ऊपर की तरफ जाती थी, उससे अंदाज़ा होता था कि 1925 में जो बनाई गई थी, अब तो इसको गिरा देना चाहिए, इस बिल्डिंग को नई बनाना चाहिए। कुछ दिन तो उसने जैसे कैसे गुजार लिए। ये तकरीबन कोई शाम के 4 बजे का टाइम था। वो अपने कमरे से निकला, उसका घुटन से बुरा हाल था। मैं कहाँ फंस गया हूँ, कब मेरे दिन मज़ीद मुकम्मल हो और मैं यहाँ से निकलूँ जहाँ पे मेरी वक्त गुजारना अजाब बन गया है। ना ही टीवी, ना ही सिनेमा, ना ही कोई दोस्त। टेक्नोलॉजी तो थी नहीं कि वो मोबाइल पे लग जाता है, ये वो था। वो तो टीवी का दौर था, वीसीआर का दौर था। तो आज उसको पता लगा इस शहर में एक नहर भी है। उसका दिल किया उस नहर की तरफ निकल गया। नहर पे जब वो पहुंचा तो उसका दिल जो बहुत ज्यादा उदास था, अजीब सा था, नहर पे पहुंचते उसका दिल खुश हो गया। वो नहर पे चलता हुआ जा रहा था, तभी उसकी निगाह उस पुराने घर के दरवाजे पे पड़ी जो नहर के एक किनारे पे बना हुआ था। उस बिल्डिंग के ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हुआ भी था। उस बिल्डिंग का नाम है, इसको यहां पे फर्जी कह रहा हूं, उन्होंने कहा इसको आप ना कीजिएगा। उस बिल्डिंग के बाहर तारीख उस बिल्डिंग की जो बनने की लिखी हुई थी वो थी 1905। ये भी बहुत पुरानी तर्ज की बनी हुई एक ऐसी बिल्डिंग थी जो बहुत बड़ी थी। तकरीबन ये 1.5-2 कनाल पे बना हुआ बड़ा सा घर था, जिसकी बालकनी इस अंदाज में बनाई गई थी कि घर के जब लोग रहते थे इस घर में, इस वक्त तो ये बंद पड़ा हुआ था, तो वो जब दिल उनका अजीब सा होता तो अपनी बालकनी में आके खड़े होते थे और बालकनी के बिल्कुल सामने वो गुजरती हुई
बड़ी सी नहर जाती थी। इस शहर की सबसे बड़ी नहर थी, शहर से बहुत दूर हट के। और उस घर को, उस बड़े से घर को इस अंदाज में बनाया गया था कि नहर के किनारे, आज लोग दरियाओं के, समंदरों के किनारे बड़े बड़े विलास बनाते हैं, घर बनाते हैं, हट बनाते हैं, वो उस दौर के हिसाब से एक किसी अमीर लोगों का घर था जो नहर के किनारे बनाया गया था कि बालकनी में खड़े होकर नहर का नज़ारा कर सकें। लेकिन इमारत बहुत ही बुरे हाल में इसलिए थी, पता नहीं कितने अरसे से बंद थी। उसका जो फ्रंट था, मेन दरवाज़ा था, वो नहर वाली साइड पे था। एक तरफ नहर का किनारा था और दरमियान में एक कच्ची सड़क थी और दूसरी तरफ वो घर बना हुआ था जिसका बड़ा सा दरवाज़ा लकड़ी का बना हुआ था। इस तर्ज का था जो पुराने दौर में नवाब बनवाते थे, लेकिन उसके ऊपर एक बड़ा सा पुराने दौर का ताला पड़ा हुआ था। ये 2 मंजिला मकान था, ऊपर उसकी बालकनी थी और नीचे दरवाजे, खिड़कियां रंग बरंगे बने हुए थे, जिससे लगता था ये किसी अमीर और नवाब का घर था अपने दौर का। लेकिन अब वो कई सालों से बंद होने के बावजूद, कई सालों से बंद होने के साथ बहुत ही बुरी हालत में आ गया था। ऐसे लगता था किसी वक्त भी इसकी छत, इसकी दीवारें गिर जाएंगी। इमारतें तो इस शहर में सारी ही तकरीबन पुरानी थी, लेकिन ये वाली जो इमारत थी ये सबसे बोसीदा इसलिए हो चुकी थी, इसकी देखभाल नहीं थी, इसके मालकान कहाँ रहते थे वो नहीं जानता था, बंद होने की वजह से गिरने वाली थी। वो इस इमारत को देखता हुआ अपने वक्त गुजारी के लिए आगे बढ़ता रहा और जब वो उस इमारत को काफ़ी पीछे छोड़ के काफ़ी आगे आ गया, तभी उसने देखा उस नहर के किनारे कुछ लोग हैं, मस्त नहर के पास बैठे हुए हैं, गप्पों में मसरूफ़ हैं। वो उन्हीं को देखता हुआ जो दुनिया से हट के राजो नयाज करते हुए उस नहर के किनारे बैठे थे, वो चलता हुआ और आगे गया। तभी उसकी निगाह एक इंतहाई हसीनो जमील लड़की पर पड़ी। वो इस अंदाज में चल रहा था कि जब उसकी निगाह उस लड़की के पाँव के ऊपर पड़ी तो एकदम चौंक गया। इतने खूबसूरत, हसीनो जमील, इतने गोरे पाँव वो देख के चौंका और पाँव देखने के बाद सीधा वो उसके मुंह की तरफ गया कि ये कौन बैठी है। और जब उसने उसका मुंह देखा वो दंग रह गया। वो लड़की पानी की तरफ बैठी देख रही थी, इतनी गुम थी कि उसको अंदाजा तक नहीं हुआ कि कोई खड़ा उसको घूर रहा है। वो यकीनन किसी गहरी सोच में थी। वो कुछ सेकंड वहां पे खड़ा हुआ, उसके चेहरे को घूरता रहा। जैसा वो खुद हसीनो जमील था, आज उसने अपने मुकाबले में किसी को हसीनो जमील पाया था, ऐसा हसीनो जमील के वो भी चौंक गया। और उसके बाद उसने देखा कि लोग इधर उधर बैठे हैं, कहीं कोई मुझे देख ना ले। और ये एक छोटा सा गांव है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं कंजेस्टेड माइंड के लोग हैं, दिमागी तौर पे इन बातों को बुरा समझते थे कि कोई किसी को रुक के देखे या बात करे, वो करे। तो वो जल्दी से आगे बढ़ गया। वो आगे तो बढ़ता जा रहा था, लेकिन सोचता जा रहा था मैं कैसे इस लड़की को मुखातिब कर सकूं, मैं कैसे इस लड़की से बात करूं। वैसे भी यहाँ पे वक्त गुजारना बहुत मुश्किल था। अपनी इस अदा से वाकिफ भी था कि इस लड़की ने एक निगाह मुझे देख लिया, ये हो कैसे सकता है ये गुजर जाए। ये जितनी भी हसीनो जमील है, लेकिन मेरा भी तो हुस्न ऐसा है जो एक निगाह मुझे देखता है दोबारा देखने पे मजबूर हो जाता है। काश एक दफ़ा ये मेरी तरफ देख ले, फिर चाहिए जितनी भी हसीन है मुझे देखेगी, ज़रूर पलट के देखेगी। लेकिन वो ऐसी ख्यालों में मस्त थी कि 2-3 उसके पीछे उसने चक्कर लगाए, लेकिन लड़की ने उसकी तरफ नहीं देखा। हाँ, 2-3 और लोग जो थे उसकी तरफ ज़रूर मुतवज्जो हो गए थे, ये पीछे से बार बार गुजर रहा है। तो वो ना चाहते हुए भी अपने घर की तरफ रवाना हो गया। लेकिन आज वो सो नहीं सका। आज उसके दिल में वो लड़की बार बार आ रही थी। वो बहुत हसीन और जमील थी, इतनी खूबसूरत लड़की उसने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। कई लड़कियां थी हसीन और जमील जो उस पर मर मिटी थी, लेकिन वो सिर्फ उनको इस्तेमाल करता और आगे निकल जाता। लेकिन इस लड़की पे भी उसका दिल आ गया था, ऐसा दिल कि इसके साथ एक रात बसर करे। ऐसा नहीं सोच रहा था कि वो उसको अपनाएगा, उससे शादी करेगा। बस उसके दिल में ऐसी ही हसरत पैदा हो गई थी, इस लड़की के साथ भी मैंने एक रात बितानी है। सोचते सोचते कैसे करूंगा, रात जैसे कैसे कट गई। अगले दिन फिर वो टाइम पे उठा और वहीं सीधा रवाना हो गया उस नहर की तरफ। उसका दिल धड़क रहा था। वो बहुत अजीब से कंडीशन में इसलिए था कि अगर वो आज ना आई हुई तो क्या होगा।
वो दुआएं करता हुआ पहुंचा और जब दूर से देखा वो हसीना महजबीना वहीं उसी अंदाज में बैठी थी तो उसका दिल खुश हो गया। इसका मतलब है वो रोज आती थी और वहीं बैठती थी। आज वो उसके करीब जाकर बैठ गया इस अंदाज में जैसे वो पानी को देख रहा हो। उसने देखा वो मस्त सी बैठी पानी को तकती जा रही थी तो उसने कुछ पत्थर पहले ही छोटे छोटे उठा के अपने साथ रख लिए थे। अब उसने पत्थर उठाया और पानी के अंदर मारा इस अंदाज में कि पानी के अंदर पत्थर गिरने से एक आवाज़ पैदा हो और लहरें सी बने। पत्थर पानी में गया, डुबकी की आवाज़ आई, लहरें पैदा हुई, लेकिन उसने अभी तक नहीं देखा। उसने दूसरा पत्थर फेंका, उसने नहीं देखा, यहां तक उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और बड़े पत्थर को अपने सामने नहीं उसके सामने जोर से पानी में फेंका। इतने जोर से फेंका कि पानी में न सिर्फ पत्थर जोर से गिरा बल्कि उसके छींटे उस महजबीन पे भी आके गिरे। जब वो पत्थर जोर से पानी में गिरा, उसकी आवाज पैदा हुई, उसके छींटे उस महजबीन पे आए तो वो चौंकने पे मजबूर हो गई, अपने ख्यालों से चौंकी और मुड़ के फौरन गुमनाम की तरफ देखा। और पहली दफा ऐसा था, गुमनाम की और उस महजबीना की आंखें चार हुई, दोनों ने एक दूसरे से आंखें मिलाई और उस लड़की ने आंखें जैसे ही मिलाई तो वो एक शिकारी था, जानता था, लड़की की आंखों की उस चमक को पहचान गया जो उसके हुस्न के कायल हो गई थी। लड़की ने जिस अंदाज से उसको देखा था, पहले तो वो चौंक कर देखा था, लेकिन उसके बाद आंखों में वो जो कशिश सी पैदा हुई, इस कशिश को वो पहले भी कई दफ़ा लड़कियों की आंखों में देख चुका था। जानता था ये वो कशिश है जो उसके हुस्न को देख के उसकी तरफ खींची चली आती है। और यूं लड़की कुछ सेकंड उसको देखती रही और ना चाहते हुए भी लड़की के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और वो भी वहीं पे बैठ के मुस्कुरा पड़ा। लेकिन लड़की ने साथ ही मुंह अपना दूसरी तरफ फेर लिया, जिस तरफ पहले वो देख रही थी उसी नहर की तरफ उसने अपना मुंह कर लिया और सर नीचे झुका लिया। लेकिन वो जानता था मैं आग लगा चुका हूं, उसके दिल के अंदर धड़कन को तेज कर चुका हूं। ये कैसे हो सकता है कि कोई लड़की मेरी तरफ देखे और उसके बाद मुझे लिफ्ट ना कराए। वो जानता था बस 2-3 दिनों की बात है, अब ये खुद ब खुद मुझसे बोलेगी। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। सिर्फ वो लड़की कभी कभी अपना सर उठाती, उसको देखती और सर नीचे कर लेती। वो जान चुका था कि लड़की अब ख्यालों में गुम नहीं है, अब लड़की की तवज्जो गुमनाम की तरफ है। वो उसको देखती है, मुस्कुराती है और सर नीचे कर लेती है। हाँ, अगर गुमनाम उस लड़की की तरफ देखता तो वो शर्म व हया की पैकर थी, इसलिए अपनी आंखें नीचे कर लेती और वो देख रहा था, नोट कर रहा था। जब उसका गुमनाम का मुंह नीचे होता तो वो लड़की उसकी तरफ देखती थी और जब वो लड़की की तरफ देखता था तो लड़की अपनी आंखें नीची कर लेती थी। वो जान चुका था इस गांव की शर्मीली सी लड़की है। वो कन अखियों से अखियों को छुपा के हल्का सा घुमा के घूर घूर के उसको देख रहा था। अगर खुल के सर उठा के उसकी तरफ देखता तो वो सर नीचे कर लेती थी। वो चाहता था ये दिल भर के मुझे देख ले, इसके मन में आग लग जाए, मोहब्बत की आग। बस उस रात उस शाम वो दोनों देखते ही रहे। अगले दिन वो फिर से पहुंचा तो लड़की आज बैठी थी, थोड़ा सा उसी जगह पे बैठी थी जिस जगह पे कल वो बैठा था। वो गया, जैसे ही पहुंचा तो लड़की आज ख्यालों में गुम नहीं थी, जैसे इंतजार सी कर रही थी। और जैसे उसके करीब गया, लड़की ने फौरन उसकी तरफ देखा, चेहरे पे मुस्कुराहट आई और मुंह नीचे कर लिया। वो गांव की एक शर्मीली सी लड़की थी, उसको वेलकम कर चुकी थी अपने चेहरे की मुस्कुराहट से। वो भी उसके पास बैठ गया। आज फिर वो एक दूसरे को मुस्कुरा के देखते रहे। इर्द गिर्द बहुत से लोग आज भी बैठे थे। 2 दिन तो इसी तरह मुस्कुराने का सिलसिला चलता रहा। तीसरे दिन उसने फैसला किया कि वो उससे बात करेगा और वो फैसला कर चुका था कि मेरे पास इसको लेके जाने के लिए कोई जगह तो है नहीं, ना यहाँ पे कोई होटल है, ना यहाँ पे कोई सिनेमा, ना कोई ऐसी जगह जहाँ पे इस लड़की के साथ मैं रात बसर कर सकूँ, इसको बुला सकूँ, इसको अपनी हवस का निशाना बना सकूँ। एक ही जगह बचती है और वही नहर के किनारे खड़ा हुआ पुराना 1905 का बना हुआ किसी नवाब का घर, किसी अमीर ज़ादे का घर जो अब टूट फूट का शिकार हो चुका था, लेकिन दरो दीवार अभी भी कायम थे। बोसीदा ज़रूर था, गिरा हुआ नहीं था।
क्योंकि वो अपने कमरे में भी ले जाता, लेकिन वहाँ पे मसला ये था कि जो मालिक था उसके कमरे के बिल्कुल सामने चारपाई डालकर सोता था, और अगर वो उसको लेकर जाता कमरे की रात को, लाइट जलाता तो पकड़ा जाता। तभी उसने फैसला किया उससे बात करने का। वो इंतज़ार करता रहा। आज जब वो आ रही थी अंधेरा फैल चुका था। जब वो आज गया तो वो नहीं बैठी हुई थी, वो उसी जगह बैठ गया। जानता था वो आएगी ज़रूर, क्योंकि कल भी जिस अंदाज में मुझे देखती रही है उसको पता लग चुका है मैं आऊँगा, आएगी ज़रूर। और वो उस वक्त आई जिस वक्त अंधेरा फैल रहा था। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ मुड़ने के लिए कि आज शायद ना आ सके, कोई मजबूरी हो गई हो तो मैं चलता हूँ। जैसे ही उठा तो देखा वो सामने आ रही है। अंधेरा फैल चुका था, चांद की रोशनी में उसने देखा वो सामने आ रही है। वो जल्दी से उसकी तरफ मुड़ा इस अंदाज में जैसे उसका सर नीचे है और वो ख्यालों में चलता हुआ जा रहा है, लेकिन वो जान के ऐसा कर रहा था ताकि उससे टकरा सके। और ऐसा उठा, ऐसे सर नीचे किए चलता हुआ गया और सीधा उससे टकरा गया। जैसे ही उसके जिस्म से टकराया तो वो एकदम से पीछे हुआ और कहा सॉरी। वो देख के मुस्कुराई तो तभी उसने कहा मुझे आपसे कुछ कहना है। वो लड़की जो टकरा के एक सेकंड के लिए रुकी थी, जैसे उसने कहा मुझे आपसे कुछ कहना है, तो वो लड़की चल पड़ी। जैसे ही चल पड़ी तो वो उसके पीछे खड़ा होकर उससे मुखातिब हुआ। मुझे पता है आप मुझे सुन रही हैं, बेशक जा रही हैं। मुझे आपसे ये कहना है, मुझे आपसे प्यार हो गया है। मैं आपसे शदीद मोहब्बत करने लगा हूं। मैं फैसला कर चुका हूं, मैं ज़िंदगी में आपको ही अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूं, आपसे शादी करना चाहता हूं। लेकिन कल मैंने शहर वापस चले जाना है, आज रात, परसों मैंने शहर वापस चले जाना है। मेरे पास सिर्फ कल की रात है। अगर कल रात आप मेरे साथ, वो जो सामने बिल्डिंग बनी है उसका उसने नाम लिया, वो जो पुरानी बनी हुई बिल्डिंग थी उसका नाम लेके कहा, अगर कल रात को 12 बजे आप मेरे साथ उस बिल्डिंग में आ जाएं तो मुझे कुछ आपसे बात करनी है, ज़िंदगी का फैसला करना है, क्योंकि मैं आपको ज़िंदगी में अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ, अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कल आप ज़रूर आएंगी ना। अब वो चलती हुई तो जा रही थी, लेकिन इस अंदाज में चल रही थी जैसे चल ना रही हो, रेंगती हुई जा रही हो, कदम भी ना उठा रही हो, जैसे वो जो थोड़ा सा फासला था उसने तय ही नहीं करना, इस अंदाज में चल रही थी, बिल्कुल धीमी सी। असल में उसकी बात सुन रही, जो पीछे खड़ा उसको कह रहा था मुझे तुमसे मिलना है कल रात 12 बजे इस बिल्डिंग के बाहर, अपने दिल की बात कहनी है, तुमसे शादी करनी है। और जब उसने आखिर में कहा कल आप मिलेंगी ना मुझसे, मिलने आएंगी ना, तो तभी उसने देखा वो रुक गई अपनी जगह पे और मुड़ी, और चेहरे पे उसके मुस्कुराहट थी। वो हसीनो जमील चेहरा और मुस्कुरा पड़ा, और उसने अपनी हल्की सी गर्दन हिलाई, हाँ तुमसे मिलूंगी। और वो आगे बढ़ गई। वो खुशी खुशी घर पहुंचा। वो बहुत खुश था, जो मकसद चाहता था उसका पूरा होने जा रहा था, उसकी दिल की ख्वाहिश पूरी होने जा रही थी। वो उस हसीनो जमील लड़की को अपनी हवस का निशाना बनाने जा रहा था। अगले दिन वो उठा, उसने नहाया धोया, अपने आप को बेहतरीन तरीके से तैयार किया, परफ्यूम लगाया, अपने बेहतरीन से कपड़े पहने, और शीशे के सामने खड़ा वो मुस्कुरा रहा था शैतानी मुस्कुराहट के साथ कि आज उस हसीनो जमील लड़की को अपनी हवस का निशाना बनाने वाला था। वो 1 घंटा पहले ही तैयार हो चुका था जाने के लिए। नहा धो के तैयार तो सुबह ही हो चुका था, लेकिन उसने 12 बजे का टाइम दिया था, तो 11 बजे ही वहाँ से निकलने के लिए तैयार हुआ। और जो मालिक था उसके कमरे के बाहर चारपाई डालकर सो चुका था। वह आराम से अपना दरवाज़ा खोल के बाहर निकला और उस बिल्डिंग से बाहर आ गया। उस कस्बे की गलियां सड़कें सुनसान पड़ी थीं। वो आहिस्ता से चलता हुआ उसी नहर की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। खौफ तो कभी उसको ज़िंदगी में आया नहीं। वो रात का ही तो खिलाड़ी था, रात को ही तो ऐसे घरों में घुसते थे, तन्हाई में, तारीकी में, खामोशी में। खौफ तो दूर दूर भी उसके करीब से नहीं होके गुजरा था। और वो चलता हुआ सीधा उस नहर पे पहुंच गया। अब उस बिल्डिंग में दाखिल होना था। 11:30 बज चुके थे। अभी आधा घंटा था उसके आने में। उसने 12 बजे आना था, तो उसने सोचा कम से कम मैं इसका दरवाज़ा खोल के अंदर देख तो लूँ किस जगह पे मैंने उसको बिठाना है और अपनी हवस पूरी करनी है। उसने अपनी जेब से मास्टर की निकाली। बेशक पुराना ताला था,
लेकिन वो जानता था कि हर ताले को कैसे खोलना है। उसने आराम से ताला खोला और दोनों दरवाजे खोल दिए। वो मुतमईन था कि कौन आएगा रात के पहर यहां पे। वो अंदर दाखिल हुआ। ये 2 मंजिला इमारत थी। सामने इमारत नजर आ रही थी और उल्टे हाथ पे बहुत बड़ा बागीचा बना हुआ था जो पीछे तक जा रहा था। पहले वो उस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुआ तो उसके कमरे मट्टी से भरे हुए थे, जाला ही जाला था हर तरफ। एक बहुत ही पुरानी बिल्डिंग जहां अंदर जाते ही उसको खांसी आना शुरू हो गई, इतनी मट्टी थी उसके अंदर। इसके बावजूद कि वो कदम आहिस्ता आहिस्ता रख रहा था कि मट्टी ना उड़े, फिर भी मट्टी अंदर आ रही थी और वो खांस रहा था। जाले हटाता हुआ, टॉर्च को जलाता हुआ आगे बढ़ रहा था। मकड़ी ही मकड़ी थी यहां पे। कोई और होता तो इतनी जुर्रत ना करता कि ऐसे बंद घर के अंदर दाखिल हो सकता। वो तो था ही रात का खिलाड़ी। हर कमरे के अंदर गया। हर कमरा एक खौफ की अलामत बना हुआ था, लेकिन वो डरने वालों में से नहीं था। खूब अंधेरा था। चलते चलते एक जगह पे उसको जीना नजर आया, यानी एक सीढ़ी नजर आई, पुरानी लकड़ी की बनी हुई। जब उसने सीढ़ी पे कदम रखा तो ऐसे लगता था ये टूट जाएगी। फिर भी आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर चलना शुरू हो गया, क्योंकि वो ढूंढ रहा था कोई ऐसा कपड़ा, कोई ऐसी चीज जो वो नीचे जमीन पे बिछा सके। उस शैतान के दिमाग में उस वक्त शैतानी थी, हवस थी, लड़की की इज्जत से खेलने की हवस। कोई कपड़ा, कोई ऐसी चीज ढूंढना चाह रहा था। नीचे वाले फर्श पे उसको मट्टी ही मट्टी मिली। ऊपर भी जाके उसने देख लिया, सवाए मट्टी और जालों के कुछ भी नहीं था। वो सोच रहा था, जिसको मैंने राम कहानी सुनानी है, मोहब्बत की कहानी घड़नी है, शादी की कहानी सुनानी है, और उसके बाद अपनी हवस का निशाना बनाने के लिए जमीन पे कहां लिटाऊंगा उसको। वो ऊपर नीचे फिरता रहा और जब उसको कुछ भी नजर ना आया तो नीचे दोबारा से उन जीनों पे पांव रखता हुआ नीचे उतरा के पीछे लॉन की तरफ जाता हूं, दरख्तों वाली साइड पे शायद कुछ मिल जाए। जब वो चलता हुआ पीछे दरख्तों वाली साइड पे गया तो वहां पे बहुत बड़ा, एक पुराने दौर का नवाबों ने, जो भी इस बिल्डिंग में रहता था, अपने लिए एक स्विमिंग पूल बनाया हुआ था। पुराना स्विमिंग पूल जो इस वक्त खाली पड़ा था, खुश्क पड़ा था। कई सालों से ये बंद घर था। पानी कहाँ उसमें होता। हाँ, उसमें ऊपर जो काई जमी हुई थी सब्ज कलर की, वो अभी भी पड़ी पड़ी काली स्याह हो गई थी। काई कभी खत्म नहीं होती। तो उस पानी के अंदर जो पता नहीं कितने सालों तक खड़ा रहा होगा, उस पानी के ऊपर काई जम गई और वो काई अब उसी तालाब के अंदर पड़ी थी जो काली स्याह हो चुकी थी। धूल, मट्टी, काई उस तालाब में भरी हुई थी और सामने दरख्त ही दरख्त थे। तो एकदम उसके दिमाग में ख्याल आया, वो तो आने वाली होगी या आ गई होगी। उसको कैसे पता लगेगा कि मैं घर के अंदर हूं? उसको तो मैंने कहा था घर के बाहर आने का, वो तो घर के बाहर मेरा इंतजार करेगी। मुझे बाहर जाना चाहिए। उसी लम्हे उसके कानों ने एक आवाज सुनी, किसी के रोने की आवाज। अजीब सी आवाज में जैसे कोई रो रही हो। उसने अपने कान इर्द गिर्द घुमाए कि आवाज कहां से आ रही है। ये किसी औरत के रोने की आवाज है। उसने इधर उधर ऐसे नजरें दौड़ाई तो उस जगह जहां वो खड़ा था उसके सामने वो सूखा हुआ तालाब था और उस तालाब के पीछे दरख्त ही दरख्त है। तो उसकी निगाह पड़ी सामने एक बड़ा सा दरख्त, दरख्तों की लाइन में जो वो सामने एक बड़ा सा दरख्त था। आवाज उस दरख्त से आ रही है। तो उस दरख्त को उसने जैसे ही देखा, उसकी आंखें ऊपर दरख्त की तरफ गईं तो उसने तभी देखा दरख्त की सबसे ऊंची वाली शाख पे कोई बैठी है और रो रही है। जो कभी नहीं जिंदगी में डरा था, उसके जिस्म के अंदर एक खौफ की ऐसी लहर दौड़ गई कि वो सोच भी नहीं सकता था कि खौफ भी कोई चीज हो सकती है। तभी उसने उसके चेहरे को घूर के गौर से ऊपर देखने की कोशिश की। जो बैठी है ये कोई औरत है जो रात के इस पहर दरख्त के ऊपर बैठी है और रो रही है। रात के इस पहर वो इतना तो जान चुका था किसी इंसान के अंदर इतनी जुर्रत नहीं है इस अंदाज में ऊपर देख सके।
ऊपर बैठ सके। और वो जो अपना चेहरा छुपाए घुटनों में दिए बैठी रो रही थी, जैसे एकदम से वो चुप सी हो गई और उसने अपने घुटनों के अंदर जो अपना चेहरा रखा हुआ था, चेहरा उठाया और सामने खड़े उस शख्स को देखा जो उसी की तरफ सर उठाए देख रहा था। तभी गुमनाम ने भी उसकी आंखों से आंखें मिलाई तो उसको पता लगा सामने बैठी हुई कोई और नहीं, वो ही लड़की है जिसको वो बुला के आया था कि रात के 12 बजे मैंने तुमसे इस घर में मिलना है। तो वही लड़की उसी दरख्त की सबसे ऊंची टहनी पे बैठी रो रही थी। और जैसे ही उसकी निगाह गुमनाम से पड़ी तो तभी फौरी तौर पे वो चुप हुई। उसने अपने चेहरे पे वही मुस्कुराहट सजा ली जो मुस्कुराहट उस नहर के किनारे उसने उसको पहली दफा देख के मुस्कुराई थी। और वो उसकी तरफ देखकर उसी अंदाज में मुस्कुरा रही थी और उसका जिस्म वहीं पे खड़ा थर 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 कांप रहा था। तभी उसके कानों ने 3-4 लोगों के बोलने की आवाज सुनी। रात की उस खामोशी में एक शख्स ऊंची आवाज में कह रहा था, इस बिल्डिंग का फिर से यह ताला खुला हुआ है, लगता है वो बदरू फिर किसी को धोखा देकर अपने पीछे लगाकर इस घर के अंदर ले गई है, उसको चकमा देने में फिर से कामयाब हो गई है। उस रूह ने, उस बदरू ने फिर से किसी को चकमा देकर अपने पीछे उस घर में बुला लिया है। तो एक शख्स बोला, लेकिन गांव के लोग तो उससे वाकिफ हैं, वो तो सब जानते हैं उस बदरू को, इस घर को, वो तो जानते हैं इस बदरू को और इस घर को, उनमें से कोई नहीं हो सकता, ये कोई अजनबी या कोई मुसाफिर ही हो सकता है। तो एक ने कहा, भाई हमें इससे क्या, जल्दी से ताला बंद कर दो। और एक शख्स उनमें से बोला, यार एक दफ़ा आवाज़ दे के देख लो भाई, वो अगर कोई मुसाफिर या अजनबी भी तो है, उसका बचाना तो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, वरना वो बदरू उसको भी मार डालेगी। और तभी अंदर खड़ा गुमनाम, जिसके अंदर मौत यकीनी जिसको नजर आ गई थी, जिसका जिस्म थर थर कांप रहा था, जिसको दरख्त पे बैठे देखते ही वो डर गया था और मजीद आवाज़ों से सुन चुका था बदरूह का जिक्र, इससे पहले कि वो बेहोश हो सकता, वहीं गिर जाता बेहोश होके, तो बाहर से किसने आवाज़ दी, ऊंची आवाज़, भाई कौन हो अंदर, तुम मेरी आवाज़ सुन सकते हो? तभी गुमनाम कहता है, पता नहीं कहां से मेरे अंदर ऐसी हिम्मत से आई जैसे खुद से मैं बेहोश होने वाला था, खुद से ख़त्म हो गया था, लेकिन कहीं से ताकत सी आई और मैंने आसमान की तरफ देखा और यूं कहा, मेरे मालिक आज माफ़ कर दे, मेरी कोई अदा अगर तुझे पसंद आई है, ज़िंदगी में कोई ऐसा काम जो मैं नेक किया है, या अल्लाह उसके सदके आज मुझे माफ़ कर दे, मैं ज़िंदगी भर कभी गलत काम नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा। वो लम्हा ऐसा था कि मैंने अपने रब से ऐसी दिल से माफ़ी मांगी, शायद चंद सेकंड के अंदर ऐसी मैं अपने रब से मुखातिब हुआ, मेरा दिल कह रहा था आज माफ़ी मांग। और उसी लम्हे कहता है, जब मैंने अपने रब से इस तरह माफ़ी मांगी, पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर हिम्मत आई, मैंने ज़ोर से कहा, भाई मैं हूँ, बचाओ मुझे। और मैंने चीखना शुरू कर दिया और मेरे मुंह पे एक लफ्ज़ था, अल्लाह, या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद। और मैंने ऊंचा ऊंचा कहना शुरू कर दिया, या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद। और जब ये मैं कहता गया तो बाहर खड़े लोगों के अंदर भी एक हिम्मत आई, अल्लाह ताला ने उनको मेरे लिए फरिश्ता बना के भेजा था, वो सारे अंदर पहुंच गए। वो कभी अंदर आने वाले नहीं थे, लेकिन पता नहीं उनके अंदर कहां से हिम्मत आई, वो अंदर आ गए। और जब मुझे देखा तो मुझे जल्दी से बाजू से पकड़ा, उन्होंने कहा ऊपर मत देखना, अब ऊपर मत देखना, वो दरख्त पे ही होगी। वो मुझे निकाल के बाहर ले गए और कहा, क्या पढ़ना जानते हो कुरान मजीद का, फौरन पढ़ना शुरू कर दो। और कहता है मैं विर्द करना शुरू कर दिया, पहले या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद कह रहा था, फिर मैंने विर्द करना शुरू कर दिया और मुझे बाजू से थामे हुए थे जैसे मैं कहीं गिर जाऊंगा। जब उससे काफी दूर पहुंच गए तो कहा, कहां पहुंचाना है तुम्हें, कहां से आए हो? कहा, मैं परदेसी हूं, मैंने वापस जाना था। तो कहा, अभी वापस जा सकते हो? वो बोला, मैं अभी कैसे जाऊं, यहां पे तो सवारी भी नहीं मिलेगी, यहां पे तो कोई ऐसा सिलसिला नहीं है, मैं अभी कैसे जाऊं? तो कहा, तो बस एक काम करो, कहां रहते हो? बताया, फलां कमरे में। कहा, अपने कमरे में जाके निकलना मत बाहर, कोई भी आवाज आए, कोई भी बुलाए, कोई भी मुस्कुराए, बाहर मत आना,
ये विर्द करते रहना। और उन लोगों ने कहा और हमारे लिए भी दुआ करना कि हमें भी अल्लाह महफूज रखे। ये एक बंदे का उन्होंने तारुफ कराया कि ये नेक हैं, अल्लाह के वली हैं, इनकी वजह से हम अंदर दाखिल हुए हैं, क्योंकि ये इबादत गुजार हैं और एक इमाम मस्जिद हैं। इन्होंने हिम्मत की है तो हम भी अंदर गए हैं, अगर ये साथ ना होते तो हम कभी अंदर ना जाते। बस विर्द करो। कहते हैं उन्होंने मुझे छोड़ा और मैं तेज़ी के साथ उस होटल के बाहर तक वो मुझे लेके गए। होटल के बाहर उन्होंने मुझे छोड़ा, मैं भाग के अंदर गया, कमरे में घुस गया और मैंने विर्द करना शुरू कर दिया। मैंने लाइट जलाई हुई थी, मैं विर्द करता रहा। मुझे बाहर से आवाज़ें आईं, बिल्कुल आईं जैसे कोई मुस्करा रहा हो, मेरे नाम से मुझे पुकार रहा हो। यहां तक कि दरवाज़ा नॉक किया गया, जोर से नहीं, आहिस्ता आहिस्ता। इस आवाज़ में दरवाजे को आवाज़, इतनी हल्की आवाज़ में दरवाज़ा नॉक किया जाता रहा। ऐसी आवाज़ आती थी जैसे चूड़ियाँ पहनी हो, चूड़ियाँ खनखना रही हो। इंतहाई प्यार से मेरा नाम पुकारा जाता, लेकिन मुझे पता था, मैं बहुत खौफज़दा था। मैं अपने अल्लाह से तौबा किए जा रहा था। रात सारी मुझे वर्गलाया गया, रात सारी मुझे बुलाने की कोशिश की गई, लेकिन मैं अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। यहाँ तक कि अजानों का टाइम हो गया। पहली दफ़ा मैं उठा, मेरे जैसा खबीस और बदकिरदार शख्स उठा। उसने वज़ू किया और बाप ने जो नमाज सिखा दी थी, नमाज पढ़ी। एक सुकून सा आ गया। उसके बाद नमाज पढ़ने के बाद जब सूरज निकल आया तो मैं जल्दी से भागा, सवारी ली और वापस आ गया। और जब पहुंचा तो मेरे दोस्त अभी नहीं पहुंचे थे, क्योंकि हमने एक डेट तय की हुई थी जिस डेट को पहुंचना था, और मैं पहले पहुंच चुका था। उसके बाद वो मेरा आखिरी दिन था मेरे हर उस बुरे काम का जिससे मैं तौबा ताइफ हो गया। मेरे दोस्त मुझसे मिले और मैंने उनके बाद उनसे माजरत कर ली और पूरा वाकया उनको सुना दिया और कहा मेरी ज़िंदगी बदल गई है। कहने वालों ने मुझे यहाँ तक भी कहा था कि तुम्हारी कोई एक अदा रब को पसंद आ गई है तो वो मुझे याद है। मेरे वो जो पैसे मुझसे मिलते थे, मैंने उसी मोहल्ले की एक औरत की मदद की थी। उसकी बेटी की शादी थी तो मैंने दिल से वो पैसे सारे उसको दे दिए थे जो उस दिन की मेरी कमाई थी। और वो अच्छे खासे नोट थे, बहुत बड़े नोट थे, लेकिन मैंने इस नीयत से इसकी बेटी की शादी हो जाएगी। वो शायद पहला मेरा ज़िंदगी का एक नेक काम था जो मैंने किया था, और मुझे याद नहीं पड़ता मैंने ज़िंदगी में कौन सा नेक काम किया था, लेकिन मैंने वो पैसे इस नीयत से उस औरत को दिए थे कि उसकी बेटी की शादी हो जाए। मेरे दोस्त हंसे थे मुझ पे उस दिन बहुत ज़्यादा, ये कह के कि बड़ा नेक हो गया है, ये तो मदद करता है लोगों की, लेकिन मैंने दिए थे। शायद उसी नेकी ने, मेरा ख्याल है वो कहता है मेरी नेकी, उसी नेकी ने अल्लाह ने मुझे बचा लिया। उसके बाद मैंने दोस्तों को छोड़ दिया, कभी उनसे नहीं मिला और टोटली ज़िंदगी में चेंज हो गया। ऐसा चेंज मेरी ज़िंदगी में आया कि फिर मैंने ज़िंदगी में भरपूर कोशिश की कभी मेरी ज़िंदगी में मुझसे गुनाह ना हो। हक हिलाल की खाई और हमेशा इस्तग़फ़ार किया और हमेशा अल्लाह ताला से मदद मांगी। उस वाक़ये ने मेरी ज़िंदगी को टोटल बदल दिया। इंसान ख़ता का पुतला है, मुझसे ख़ता हुई थी, लेकिन मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, बुढ़ापे की उम्र में आ गया हूँ, लेकिन मुसलसल जितने भी हक हिलाल की कमाई से लोगों की मदद कर सकता था, किसी के काम कर सकता था, क्योंकि याद था कि शायद एक अदा थी उस औरत को पैसे देने की जिसकी वजह से खुदा ने मेरी मदद को वो बंदे भेज दिए थे, वरना उस दिन उस चुड़ैल के हाथों में मारा जाता जो ऊपर बैठी मुझे देख के मुस्करा रही थी। उन लोगों ने मुझे इतना बताया था कि कोई आज तक उससे बच नहीं सका, इक्का दुक्का लोग ही हैं जो उससे बचे हैं। वो ऐसे ही वरगला के ले जाती है और उसके बाद क्या करती है कि आज तक उस बंदे का पता ही नहीं चलता कि वो गया कहाँ है। उसको ज़मीन खा गई है या उसको आसमां खा गया है, उसका नहीं पता लगता। और यूं ऐसा ही हुआ कि तुम्हारी अल्लाह ने कोई अदा पसंद कर ली और हमें वहाँ तुम्हारी मदद के लिए भेज दिया और तुम बच गए। बहुत कम लोग थे जो उस बदरूह के वरगलाने में ना आए हों। गांव के लोग तो नहीं जानते थे, लेकिन कोई भटका हुआ भूला हुआ परदेसी आ जाता तो वो बदरूह उसको भटका कर ले जाती थी और उसके बाद उसका पता नहीं चलता था। वो वैसे भी उस गांव का नहीं होता था, कहीं किसी और शहर का मुसाफिर होता था, इसलिए वो गायब भी होता तो किसी को पता ही ना चलता। गांव के लोग वैसे उस तरफ नहीं जाते थे। तुम खुशकिस्मत हो, अगर यहाँ पे वो तुम्हें वरगला चुकी थी, अगर हम वहाँ पे ना पहुँचते तो वो यकीनन तुम भी गायब हो जाते। सारी ज़िंदगी किसी को पता ही ना चलता तुम्हारा कि तुम गए कहाँ, क्योंकि तुम इस गांव के तो थे नहीं और तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें
ढूंढते रहते। उन्होंने मुझे कहा मदर साहब कुछ चीज़ें मेरी इसमें से छुपा दीजिएगा, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी के गुनाह भी इसलिए निकाल दिए हैं कि तौबा ताइफ तो उस वक्त हो गया था, लेकिन आज भी आपके प्रोग्राम में ये भेज रहा हूँ वीडियो इसलिए कि लोगों से कहिएगा मेरे लिए दुआ करें। मैं बहुत बदला उसके बाद, जितना अच्छा नेकियां कर, मेरी नेकियां ना गिनवाइएगा, मैंने जितना कोशिश कर सकता था कि मैंने कई बच्चियों की शादी की, और सबसे बढ़ के मैंने शादी नहीं की। मैंने अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया था उसके बाद लोगों की खिदमत के लिए, ताकि मेरे गुनाह धुल सकें, क्योंकि मुझे पता था मैं शादी कर लूँगा तो बीवी और बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करना शुरू कर दूंगा। इसलिए मैंने हक की लाल का कमाया, दूसरों की बेटियों की शादियाँ की हैं, जितनी लोगों की मदद कर सकता रहा हूँ वो मैं करता रहा हूँ। बस एक ही है, मरने से पहले अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। लोगों से भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। तो ये कहानी थी गुमनाम की, और उन्होंने भेजी जो मैंने आपको सुनाई, और आप लोगों ने फीडबैक में ज़रूर बताना है कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आप भी अपनी कहानियाँ भेजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। मेरा व्हाट्सअप का नंबर है 92, पाकिस्तान का कोड है, आप शुरू में देख लें। आपके मुल्क में 00 लगता है या प्लस लगता है, +92 313 665550। मैं रिपीट कर देता हूँ, 0092 313 665550। आसान लफ्ज़ों में 0092 313 665550। इस पर आप मुझे अपनी कहानी भेजिए, लिख के भी भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं, लेकिन आखिरी लफ्ज़ जो आप लोगों ने लिखना है वो लिखना है OCS, O फॉर ऑफ, C फॉर कैमरा, S फॉर स्टोरी। OCS लिख दें या स्टोरी लिख दें तो आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल हो जाएगी। अगर आप इस कोड को लिखना एंड में, आखिरी लफ्ज़ स्टोरी या फिर OCS लिखना भूल जाएंगे तो आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं होगी। तो आज की OCS से मदर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।